हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोगों ने 6 क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करी है। आप लोगों का सभी का स्वागत है। अगर कोई नया सब्सक्राइब है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक भी कीजिएगा, सबको शेयर भी कीजिए। अभी हमारी सिर्फ एनसीईआरटी ही चली हुई है। इसमें 6 क्लास की मैंने दोनों एनसीईआरटी कंप्लीट करा ली है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आज से हम 7 क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी वाली, पर्यावरण। फिर उसके बाद हिस्ट्री वाली है, फिर 8 क्लास की। बीच में एनवायरनमेंट भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, और फिर लास्ट में सीडीपी करेंगे। उसके साथ अगर टाइम बचा तो फिर हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिएगा और सबको शेयर भी कीजिए, और घर में बैठ के भी कीजिए, क्योंकि आजकल के बहुत सारे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए अपने घर पे बैठ के आराम से पढ़िए। ये हमारी 7 क्लास की एनसीईआरटी है, जिसमें सिर्फ 10 चैप्टर है, मतलब 10 चैप्टर है इसमें। इसको हम धीरे धीरे कंप्लीट कराएंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है किसी भी चैप्टर से संबंधित, तो आप हमें इसमें कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। और कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है, मैपिंग के द्वारा अगर आपको समझना है, तो हम अलग से, जब हमारी एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम अलग से सेशन स्टार्ट कर लेंगे अपना। ठीक है, तो इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है, पर्यावरण। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये सीटेट के लिए पढ़ाई जाएगी। सीटेट सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें एनसीईआरटी ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन अगर अदर कंपटीशन कोई देना चाहता है तो फिर उसमें सिर्फ फैक्ट पूछते हैं, ज़्यादातर डिटेल्स नहीं पूछते। तो इसलिए अगर सैंडल यानी सीटेट दे रहे हैं, अगर हमारे यूपी टेट की बात करें या फिर और टेट की बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर फैक्ट पूछते हैं, ज़्यादातर इतने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। लेकिन सीटेट में हमेशा एक ही क्वेश्चन में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करा देते हैं। ये आप लोगों ने, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े होंगे तो उसमें भी देखा होगा, या आप लोगों ने कोई एग्ज़ाम दिया होगा सीटेट का से पहले, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना पर्यावरण। इसका फर्स्ट चैप्टर है, आज क्लास 7th की है एनसीईआरटी है। उसके बाद क्या है, लंबी छुट्टियों के पश्चात जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के नज़दीक के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहाँ वही एकमात्र मैदान था जिसमें बच्चे खेलते थे। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनने वाली है। हमेशा की तरह एनसीईआरटी में एक स्टोरी बेस्ड होता है, इसलिए स्टोरी इसलिए दी जाती है ताकि आप उस पूरे चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में बात किसकी की जा रही है। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियों वाला विशाल मैदान अब सदा के लिए नष्ट किया दिया गया है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई। स्कूल के प्रधानाचार्य भी इस बात से दुखी थे। सुबह की सभा में उन्होंने बहुत उदासी से कहा, देखो हम कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी तुम अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका मतलब है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, सड़क के किनारे, स्कूल के बगीचे में लगे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये मेरे दोस्त, ये सब एक पर्यावरण का हिस्सा है। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुएं जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी आदि जो प्राकृतिक ने दिया है, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब, भवन आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने नज़दीक बैठे दोस्त के साथ मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। यहाँ पे क्या होता है कि ये सारों दोस्त मिलते हैं और एक, जैसा इनके टीचर ने बोला, ये वैसा ही काम करते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। ये काफ़ी उत्सुक थे। इकबाल ने अपने शिक्षक से पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी आवश्यकताओं के कारण होता है। ये ज़रूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं, इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं, जो कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर की बातचीत से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहा जाता है। यहाँ प्रकृति तथा मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है।
पर्यावरण हमारे जीवन का एक मूल आधार है। हमें पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, सांस लेने के लिए हवा, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में किस तरह परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन के बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मील, कारखाने, बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण के परिवर्तन रहता है। तभी तो देखा जाता है कि बहुत जगह जैसे उत्तराखंड में भी बहुत भयंकर भूकंप आई थी, बाढ़ आई थी। बाढ़ और भी जगह आती रहती है। ये कभी ये ऐसा होता है कि जितना हम ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं उतनी ही ज़्यादा वो हमारे साथ भी करती है। तो इसलिए अपने पर्यावरण को बचाना है तो सबसे अच्छा तरीका सिर्फ यही है कि आप जितने ज़्यादा बड़े पेड़ लगाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मिट्टी को भी जकड़ बनाती है। इसलिए अगर कोई बाढ़ आती है तो वो ज़्यादा इंसानों तक नहीं पहुंच पाती, पानी उसका फ्लो रुक जाता है। तो इसलिए चैप्टर के साथ साथ खुद चीज़ों को भी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पर्यावरण कितना प्रदूषित हो रहा है, क्या हो रहा है इसका। प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई थी एनवायरोनो या एनवायरोनोर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस। अब ये देखिए, ये पर्यावरण है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है कि कुछ घटक दिखाए गए, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित और एक मानव। यहाँ प्राकृतिक है, जल है, वायु है, स्थल है और जीव मंडल, मंडल, सजीव मंडल। उसके साथ मानव निर्मित है, इमारतें हैं, पार्क है, पुल है, सड़क है, स्मारक है, उद्योग धंधे हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया मानव कि एक व्यक्ति से एक परिवार बना, परिवार से समुदाय, समुदाय से पूरा धर्म, धर्म से फिर यहाँ पे शैक्षिक कार्यक्रम स्टार्ट हो गए, फिर आर्थिक रूप से हो गए, फिर राजनीतिक रूप से, सारा का सारा एक इंसान से कहाँ जुड़ गए। फिर उसके बाद बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। एक बार यही क्वेश्चन था कि जैव मंडल में किन किन का सम्मिलित होता है या जैव मंडल किन का मिश्रण होता है? तो इसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों इसी में ही आते हैं। जैसे यहाँ पे अगर जो ये चित्र दिखाया गया है इसको देखिए, चित्र के माध्यम से चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती है कि पूरा का पूरा एक जैव मंडल है जिसमें वायु भी आती है, जल भी आता है, स्थल भी आता है। पृथ्वी की ठोस पर बड़ी कठोर ऊपर परत को स्थल मंडल कहा जाता है। चट्टानों और खनिजों से बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। इसमें पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न भू आकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये भू आकृतियां महाद्वीपों के अतिरिक्त महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र होता है जिसमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास पाया जाता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत होता है। जल के क्षेत्र में अगर हम जल मंडल की बात करते हैं तो इसमें सागर, झील, समुद्र, महासागर सभी आ जाते हैं। और अगर वायुमंडल की बात करें तो ये पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई एक वायुमंडल होती है। पृथ्वी अपने चारों ओर वायुमंडल के अपने गुरुत्वाकर्षण बल को थामे रखती है। यह सूर्य की झुलसाने और गर्मी तथा हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ये कई प्रकार की गैसें, धूल कण और जल वाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन के कारण मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल और सजीव संसार की रचना करते हैं। इसमें तीनों चीजें मिल जाती हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, परितंत्र किसे कहते हैं? परितंत्र वह तंत्र होता है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ मिलकर क्रिया करते हैं जो निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थों का स्थानांतरण द्वारा संबंध होता है। ये यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए तो सीटेट जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी सीटेट के लिए काम आएगी। ये पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि परितंत्र कैसे, परितंत्र की परिभाषित कीजिए। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन छांटना था।
जैसे यहाँ पे दिखाया गया परितंत्र क्या होता है। रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप लगा हुआ है। उसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। उसने मुझे अपना केरल याद आ गया। तब सबसे वहां जाकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत, नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती है। तभी हीरा, जो जैसलमेर में रहने वाला था, ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आते हैं। वहाँ ऊँट भी मिलते हैं। तभी रवि ने कहा कि हीरा ने जवाब दिया, हाँ ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम अपने रेगिस्तान जाओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक प्रकार के कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि आश्चर्य में पड़ गया कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोगों के रहन सहन सभी का तरीका अलग अलग होता है। जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ का तरीका अलग होगा, जहाँ पे वर्षा कम होगी उनका तरीका अलग होगा, उनके घर भी अलग होंगे, उनका खाने का तरीका भी सब कुछ अलग होता है। ये सभी एक दूसरे के, फिर भी सारे के सारे क्या होता है, सभी एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं, संबंध होता है उनका। यहाँ पे दिखाया गया है परितंत्र। ये यूपीटेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यूपीटेट में भी और सुपरटेट में, जिसकी अभी शायद वर्दी पूरी हो जाए। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच में संबंध ही क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, महासागर सभी क्या होता है, एक परितंत्र हो सकता है। मानवीय पर्यावरण, यहाँ पे क्या है, मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उससे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। ये क्या होता है कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा, प्राकृतिक। अब क्या है, मानवीय द्वारा, मानव द्वारा। मानव को जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर जनसंख्या बढ़ती गई तो फिर उन्हें घरों की ज़रूरत पड़ेगी। घरों के साथ फिर वो पेड़ों को काटना शुरू करें, तो उसी चीज़ को वो, उसी एनवायरनमेंट को वो अपने अनुसार क्या करेंगे, बदलते रहेंगे। इसलिए याद रखिएगा कि 6th क्लास में थोड़े से कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो आप आराम से, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो रहा, समझ में भी आ रहे होंगे। लेकिन इस चीज़ को आपको एक बार नहीं तो 2 बार इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी। प्रारंभिक काल के मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था। आसपास की प्रकृति में उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ अनेक प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मनुष्य ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन होने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन भी सीख लिया। पहिए का आविष्कार किया, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाना शुरू किया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किया। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट ने। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है, नहीं। उसने पूछा है कि जिस पहले मनुष्य, आज जिस तरीके से सिक्कों का या फिर रुपये का प्रयोग किया जाता है वस्तु को खरीदने के लिए, पहले किस चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। तो पहले क्या था, वस्तु विनिमय। और वस्तु विनिमय में सीधा नहीं पूछा था, उन्होंने बोला था कि वह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार करते थे। मतलब क्या होता था कि आपको जो वस्तुएं आपके पास ज़्यादा होती थी और जिससे आपको वस्तुएं लेनी थी उसके पास आते, तो आप वस्तुओं को आपस में एक दूसरे के साथ बदल लिया करते थे। व्यापार को आरंभ किया, वाणिज्य का विकास किया, औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और भी द्रुत हो गए। क्या आपको भी मालूम है कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच संतुलन होना आवश्यकता है। मनुष्य को पर्यावरण के साथ समरसता में रहने उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम है नूरी। वह प्राय अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि ने उदासी देखकर नूरी ने उसे अगली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। तो रवि ने शिक्षक से सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूत, दृश्य और गरोड़ लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। इससे क्या होता है, सीटेट इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों को किस तरीके से ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरीके से कि आप उन्हें मैप से सिखाएं, घर पे सिखाएं, क्योंकि जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है ज्योग्राफी का हमेशा फील्ड ट्रिप होना चाहिए कि बच्चे वहाँ खुद जाएँ, खुद देखें कि कैसे पर्यावरण है, यहाँ पे रेगिस्तान है, यहाँ पे वर्षा कम होती है, तो ज़्यादा समझ में आता है।
इसके साथ इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है, पहले की तरह इसमें क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरे करने हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई हैं, मानव निर्मित है, मरुस्थल से संबंधित है। ये यहाँ पे चित्र दिखाया गया है कि किस तरीके से सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिएगा हमसे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। उसके साथ पसंद आया तो सबको शेयर भी कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।